हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सीधी बात करेंगे। दोस्त, आप जानते हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गई है। अब तो डेट भी जारी कर दिया गया है कि केमिस्ट्री का पेपर इस दिन होगा। ये सभी स्टूडेंट जान भी गए हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आपकी पूरी केमिस्ट्री की किताब के, संपूर्ण किताब की हम बात कर रहे हैं, संपूर्ण किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपकी जो अभिक्रियाएं हैं, ये वीडियो देख लेते हैं, इससे बाहर नहीं आने वाले। ये वीडियो आपके लिए एक वरदान की तरह है। अब मैं पहले ही कह दिया हूं कि आपको अब पूरी रिएक्शन भी हम कराएंगे। तो आज हम एक महा मैराथन की क्लासेस लेकर आ गए हैं, जिसमें हम लगभग 20 महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन को कराएंगे। ये सब हम करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 को देखते हुए। तो चलिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप समय यहां पे दे रहे हैं 1.5 घंटे 2 घंटे, तो आपको ये जानना है कि इस वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इतने महत्वपूर्ण जो अभिक्रियाएं हैं, इसमें कौन कौन से देखेंगे। तो सबसे पहले अभिक्रियाएं जो हम जानेंगे जो है कोल्बे अभिक्रिया, दूसरा हमारा जानेंगे रीमन टीमन अभिक्रिया, तीसरा हम जानेंगे केनिज़ारो अभिक्रिया, चौथा है एल्डोल संघनन, पांचवा है क्रॉस एल्डोल संघनन, छठा है हमारा बूटस अभिक्रिया, सातवां है बूटस फिटिंग अभिक्रिया, आठवां है फिटिंग अभिक्रिया, 9th है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और 10th है सेंडमेयर अभिक्रिया। याद रखेंगे, इन सभी को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ऐसे ही 1.5-2 घंटे नहीं ले रहे हैं, इन सभी को समझाने में बताने में टाइम लगेगा दोस्त, और सबको हम बताएंगे। और भी हम देख लेते हैं 11th हम अभिक्रिया देखेंगे जो है गाटरमैन कोच अभिक्रिया। अगला हमारा आता है जो है गाटरमैन अभिक्रिया है, एक है गाटरमैन कोच अभिक्रिया, नेक्स्ट है हमारा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, नेक्स्ट है हमारा कोल्बे एमीन अभिक्रिया, अगला है उलेमान अभिक्रिया, नेक्स्ट है रोजेमुंड अभिक्रिया, जो टोलोकार्म अभिक्रिया है, स्मिट अभिक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण है और डाइस अभिक्रिया है। तो ये सब अभिक्रियाएं हैं जिसको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, तैयार तो है ना आप सभी। हमने इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही दे दिया है कि इन सभी को हम कराने वाले हैं। चलिए अब एक एक करके हम रिएक्शन को देख लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट हम पे विश्वास किए हुए हैं और सब्र रखे हुए हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि भैया आपका सब्र है ना, उन सब्र को हम तोड़ने नहीं देंगे। आप जो हम पे विश्वास रखे हुए हैं, वो विश्वास को कभी हम टूटने नहीं देंगे। हमने प्रॉमिस किया है, अब वो हम निभा कर रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पे संपूर्ण किताब के 20 अभिक्रियाओं में से पहला जो हमारा अभिक्रिया आता है जो है केनिज़ारो अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केनिज़ारो अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, देखिए केनिज़ारो अभिक्रिया आता है तो आपको क्या करना है, ये सबसे पहले लाइन भी लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को केनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, ठीक है ना, तो देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले हमें फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे अब रिएक्शन हम लिखेंगे, तो रिएक्शन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। रिएक्शन लिखे या एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं कि कैसे बन रहा है, या यूं रासायनिक समीकरण लिख दीजिए। क्या हो जाते हैं कभी कभी रासायनिक समीकरण। अब चलिए, ये तो हमने सिंपल वे में यहाँ पे लिखकर हमने बता दिया क्या हो रहा है। रासायनिक समीकरण से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मल्डिहाइड लेना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का क्या सूत्र होता है दोस्त? फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे, तो या तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है, या आप यहाँ पे ना लिखकर आप एक और HCHO लिख दीजिए। तो ये फॉर्मल्डिहाइड के हमने 2 अणु ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे।
इसको क्या करेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे। तो जैसे ही हमने क्या किया कि फॉर्मल्डिहाइड को लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, यहां पे हमारा बन जाता है एथिल एल्कोहल और प्लस यहां से सोडियम फॉर्मेट निकल जाता है HCOONA। ठीक है ना, तो ये हमारा बन जाता है। सबसे पहले हमने फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराया तो एथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बन गया। अब कैसे बना है ये बहुत सारे स्टूडेंटों का क्वेश्चन होगा। बिल्कुल जी हम बताएंगे, आप परेशान नहीं होंगे। देखिए होता यहाँ पे ये है कि जब हम ऐसा कराते हैं ना तो देखिए क्या होता है, जब ऐसा हम करते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि यहाँ से सबसे पहले इतनी ये चीज़ें बाहर निकलती हैं, ये चीज़ें ये आपस में ऐड हो जाती हैं। क्या क्या ऐड हुई ये समझिएगा। एक कार्बन यहाँ से ऐड हुआ और 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है तो CH3 लिख सकते हैं ना। तो CH3 यहाँ से निकला और यहाँ से ओनली OH निकला है। यहाँ से क्या निकला है OH। तो ये CH3 और OH जुड़ गए हैं तो CH3OH बन गया है मेथिल एल्कोहल। अब बचा क्या, अब देखिए अब यहाँ पे बचा हुआ है HCOO, लिख सकते हैं ना HCOONA, यहाँ पे सोडियम बचा हुआ है तो यही हमने लिखा है HCOONA, तो यही लिखा है HCOONA सोडियम फॉर्मेट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो यही आप चलिए हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये है फॉर्मल्डिहाइड। ये हमारा क्या है, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे नाम फॉर्मल, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये सोडियम फॉर्मेट है, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा एथिल एल्कोहल है, ये हमारा क्या है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल है। इसका नाम आप जानते हैं सोडियम फॉर्मेट, लिख दूं क्या सोडियम फॉर्मेट। चलिए तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। मैं एक और बात बता दूं आप सभी से कि देखिए ये जो हम रिएक्शन आपको करा रहे हैं नीचे हम नाम स्पेशली लिख रहे हैं तो आपको भी लिखना है, नहीं लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा बाबू, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लिखना है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अपने दूसरे रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा हमारा रिएक्शन जो आ जाता है, अब ध्यानपूर्वक हमें समझना है। दूसरा रिएक्शन है जो है स्मिट अभिक्रिया। ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मैं कह सकता हूं कि VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्मिट अभिक्रिया आप देख सकते हैं बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है कि जब एसिटिक अम्ल को, ध्यान से समझेंगे, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है। और इस अभिक्रिया को हम स्मिट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बात समझे हमने क्या कहा कि जब मतलब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से हम कराते हैं, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनता है और इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे बनता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले हम एसिटिक, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे रिएक्शन लिखकर दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण हम लिखकर दिखा दे रहे हैं। तो समीकरण में आप क्या लिख देते हैं, तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल लेंगे और उसको हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराएंगे। एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। तो ये हमारा एसिटिक अम्ल हो गया। इसको हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराए जाएंगे। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H। ये हाइड्रोजोइक अम्ल हो गया। तो जब हम एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा यहाँ पे बनेगा मेथिल एमीन। क्या बनता है, यहाँ पे मेथिल एमीन बनता है, ठीक है। अब मेथिल एमीन के साथ साथ उसके बाद मेथिल एमीन बनता है, तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मेथिल एमीन CH3NH2 मेथिल एमीन बन गया।
और उसके बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और उसके बाद यहाँ से नाइट्रोजन गैस भी निकलता है। तो ये इतनी बात हमारा बना। कैसे बना ये बात को समझिएगा। देखिए यहाँ से सिंपल सा, जब हमने जो एसिटिक अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल लिया और इसको हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराया तो होता यह है, यहाँ से CH3 और यहाँ से क्या हुआ CH3 और यहाँ से एक नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ से एक ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, समझ रहे हैं। यहाँ से CH3 निकला और यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन को H2 मतलब CH3NH2। तो यही हमारा CH3NH2 बन गया मेथिल एमीन, ठीक है। उसके बाद अब क्या बचा, यहाँ से एक नाइट्रोजन निकला हुआ है तो इसका मतलब 2 नाइट्रोजन और भी है तो यही 2 नाइट्रोजन यहाँ पे बाहर निकल गए हैं और यहाँ से हाइड्रोजन ये निकल गया है तो इसका मतलब COO, तो C है और 2 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को O2 लिख सकते हैं तो CO2 यही कार्बन डाइऑक्साइड बना है। समझ रहे हैं आप, कोई ज़्यादा हार्ड हमने नहीं बताया है, हमने बहुत ही सिंपल करके हमने बताया है। क्या हमने बताया है कि यहाँ से CH3 निकलता है और उसके बाद यहाँ से एक नाइट्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन निकलते हैं तो एक नाइट्रोजन यहाँ से निकलेंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे तो NH2 हो गए। तो ये CH3 के साथ NH2 जुड़ जाएंगे तो CH3NH2 हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक ही ना नाइट्रोजन यहाँ से निकला है 3 नाइट्रोजन में से, इसका मतलब 2 नाइट्रोजन है अभी भी तो N2 है तो यही N2 सबसे पहले बाहर निकल जाते हैं गैसीय रूप में। और उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन केवल निकला हुआ है मतलब कार्बन और 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन को इस तरीके से, 2 ऑक्सीजन है तो O2 लिख देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में अच्छे तरीके से ये आ गई होंगी। तो यही बात अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये एसिटिक अम्ल है। ये हमारा एसिटिक अम्ल है, ठीक है, और ये हाइड्रोजोइक अम्ल है। ये एसिटिक अम्ल है, ये हाइड्रोजोइक अम्ल है। जब एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है। तो ये हम लिख देते हैं मेथिल एमीन बनता है। तो यही तो हमारा रिएक्शन है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम अपने रिएक्शन की ओर। तीसरा हमारा जो रिएक्शन है जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बहुत ही ज्यादा मैं कह सकता हूं कि ये बार बार पूछा गया है, VBI है तो इसको याद रखिएगा। आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन अपना पेपर उठाकर, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे कह रहा है कि जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉल्यूइन बनता है और इसी अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाता है। अभी एक पहले इसको समझा दे रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या कहा कि जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा टॉल्यूइन बनता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बेंजीन की क्रिया हम क्या करेंगे, मेथिल क्लोराइड से कराएंगे। तो यही बात हम यहाँ पे अब चलिए देख लेते हैं रिएक्शन। तो यहाँ पे समीकरण हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी उपस्थिति में कराना है बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से। तो बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है या बेंजीन रिंग इस तरीके से बना देते हैं। और इसके 6 सिरा है। पहला ये एक सिरा है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 6 सिरा है। तो एक सिरे पर हम हाइड्रोजन को दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारा बेंजीन है। अब बेंजीन की क्रिया किससे करेंगे, मेथिल क्लोराइड से। मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl, मेथिल क्लोराइड हो गया। तो बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर क्या बनता है, बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से बनाने पर और किसकी उपस्थिति में कराना है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है। तो जब बेंजीन की क्रिया हम क्या कराते हैं, जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो यहाँ पे होता ये है, यहाँ पे हमारा होता ये है कि यहाँ से हमारा सबसे पहले तो ये
ये जो हमारा यहाँ पे ये आप दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझेंगे, ये CH3 है, ये जाता है और इस हाइड्रोजन को हटा देता है और ये यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाता है, ये हमारा बेंजीन रिंग, और इसके हाइड्रोजन को हटा दिया, यहाँ पे ये CH3 जुड़ जाता है, ये CH3 यहाँ पे जुड़ गया और ये हाइड्रोजन है ये क्लोरीन से क्रिया करा लेता है, तो ये HCl ये बाहर निकल जाता है। समझ रहे हैं? तो यही हमारा क्या बना है, यही हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 बन गया। तो इसी को हम टॉलुईन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, टॉलुईन कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं बता दूं कि इसको ये आप समझाने के लिए हमने किया हुआ है, इसको ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा मेथिल क्लोराइड है या क्लोरोमेथेन है, तो हम यहाँ पे क्लोरोमेथेन ही लिख देते हैं, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन कहें या मेथिल क्लोराइड कहें, दोनों बात एक ही है। ये क्या है, ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपनी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है बूटस फिटिंग अभिक्रिया। अब बताइए ये कहना है जी, ये कहना तो किसी को भी पड़ेगा नहीं कि भैया ये कितना इंपॉर्टेंट है। बूटस फिटिंग अभिक्रिया, एक होता है बूटस अभिक्रिया जो पूछा जाता है, और एक है बूटस फिटिंग अभिक्रिया जो बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अब इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा रिएक्शन हार्ड है, ध्यान से समझना पड़ेगा। कह रहा है कि जब, थोड़ा ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि जब एल्किल हाइलाइड या एरिल हाइलाइड, ठीक है ना, एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड। अब एल्किल हाइलाइड का मतलब, एल्किल हाइलाइड का मतलब एल्किल, हाइलाइड का मतलब एक्स, ये एल्किल हाइलाइड हो गया। और ये एरिल हाइलाइड हो गया। एल्किल हाइलाइड का मतलब RX, समझ रहे हैं ना। ये एरिल हाइलाइड हो गया, ये एल्किल हाइलाइड हो गया, ठीक है ना। तो जब एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या बनता है, एल्किन एरिल बनता है। और इसी अभिक्रिया को बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता कि एल्किल हाइलाइड क्या होते हैं, एरिल हाइलाइड क्या होते हैं। तो मैं बता दूं सबसे पहले, ये है एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइड का मतलब जो ए है, ए की जगह पर कोई भी बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग, सपोज ऐसे हम समझा दे रहे हैं। और इस एक्स के जगह पर क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, इस तरीके से आपके आयोडीन हो सकते हैं। तो ये सभी चीजें हो सकती हैं। इसी प्रकार ये R है, तो R की जगह पर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है इस R की जगह पे। X की जगह पर क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ये सब आप जब डीप में पढ़े होंगे तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके इसको समझा देते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम इसको समझाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जब एल्किल हाइलाइड को एरिल हाइलाइड से क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले हम एरिल, मतलब हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले एल्किल हाइलाइड को ही हम ले लेते हैं, एल्किल हाइलाइड को, और इसको क्या करते हैं, एरिल हाइलाइड से क्रिया करा देते हैं। एरिल हाइलाइड का मतलब सिंपल सी बात है, एक बेंजीन रिंग बना देंगे और इसमें हाइलाइड को जोड़ देते हैं। तो ये एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड, इन दोनों एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड इन दोनों का मिश्रण करके इसमें हम क्या करेंगे, सोडियम के साथ हम क्या करेंगे, सोडियम के साथ हम क्या करेंगे, सोडियम के साथ शुष्क ईथर में हम प्रवाहित करेंगे, शुष्क ईथर। ठीक है, तो यहां पे हम शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं। ध्यान से समझेंगे, ये एल्किल हाइलाइड है, एरिल हाइलाइड, इन दोनों के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं। तो होता क्या है दोस्त, यहाँ पे होता ये है ना कि ये जो हमारा, देखिए बात को समझिएगा, ये जो दो सोडियम है, ये दो हाइलाइड को, एक ये हाइलाइड है और एक हमारा ये हाइलाइड है, इन दोनों हाइलाइड ये दोनों सोडियम के साथ क्रिया कर लेते हैं। तो जब क्रिया कर लेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो यही बाहर निकलेंगे ना, सबसे पहले तो यही बाहर निकलेंगे
तो ये सोडियम हाइलाइड 2 मात्रा में बाहर निकल गए। समझ रहे हैं, 2 सोडियम है तो 2 सोडियम, 2 हाइलाइड है, 2 X है तो ये 2 X भी तो हो गया, तो ये बाहर निकल गए। अब बचा यहाँ पे क्या, एक बेंजीन रिंग बचा है और एक R बचा हुआ है, तो ये बेंजीन रिंग के यहाँ पे R जुड़ जाता है, तो ये हमारा बेंजीन रिंग है। इसके साथ R जुड़ गया, ठीक है ना, बेंजीन रिंग के साथ R जुड़ गया। ये क्या है, एल्कीन एरिल है, ठीक है ना, एल्कीन एरिल है इसका नाम, तो ये आप याद रखेंगे। ये क्या है, ये हमारा जो क्या है, एल्किल हाइलाइड, ये क्या है, एरिल हैलाइड। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारे इस सभी पर देखने वाले हैं। आप चाहें तो आप इस पर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ये हमने एक स्ट्रक्चर बताया है कि एल्किल हाइलाइड को एरिल हाइलाइड के साथ सोडियम धातु, सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर मतलब सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारा एल्किल एरिल बनता है। इस पर चाहें तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल हम दे दें क्या, एग्जाम्पल हम फटाक दे रहे हैं। जैसे एल्किल हाइलाइड है तो जैसे यहाँ पे CH3Cl हो गया, मेथिल क्लोराइड। ये बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे हम ये कर देते हैं, ये सोडियम है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे Cl जुड़ गया। ये 2 सोडियम है तो 2 सोडियम हमने जोड़ दिया। ये शुष्क ईथर गैस में शुष्क ईथर हमने शुष्क ईथर में प्रवाहित कर दिया, तो यहाँ से होगा कि ये 2 सोडियम इन दोनों क्लोरीन से क्रिया कर लेंगे, तो ये 2NaCl ये सबसे पहले बाहर निकल जाएंगे। अब ये बेंजीन रिंग के साथ ये CH3 जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसके साथ CH3 जुड़ गया, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है, तो आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है रीमन टीमन अभिक्रिया। बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। इसको राइमर टीमर अभिक्रिया भी कहते हैं, किसी किसी बुक में रीमन टीमन अभिक्रिया का है, प्रोनाउंसिएशन का केवल डिफरेंट है, अदर सब व्यापक एक ही है, तो इसीलिए घबराना नहीं है। बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म मिलाकर, ध्यान से समझेंगे, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एसिटिक एल्डिहाइड बनता है। समझ के, इसी अभिक्रिया को रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कह रहा है कि जब फिनॉल को, यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं या समीकरण हम लिख दे रहे हैं, सबसे पहले फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे, तो फिनॉल का सूत्र होता है ये इस प्रकार, फिनॉल है ये OH, बेंजीन के ऊपर OH जुड़ गया, ये फिनॉल है। फिनॉल में हम क्या मिलाएंगे, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, तो ये फिनॉल हो गया, ये क्लोरोफॉर्म मिलाकर, और उसके बाद मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम गर्म करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के हम 4 अणु लेंगे, तो 4 अणु लेने से अच्छा है, यहाँ पे 4 लिखने से अच्छा है 4 हम इस तरीके से, 4 नहीं 3 ही हम ले लेते हैं, तो 3 या तो यहाँ पे लिख दें, या इससे अच्छा है 3 आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से बना दें, जिससे कि इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे समझाने में आसानी हो सके, ठीक है। अदरवाइज आप 3 यहाँ पे लिख भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके उपस्थिति में हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये हमारा क्या है, फिनॉल है, ये क्लोरोफॉर्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हम गर्म कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं ना, तो होता क्या है दोस्त, यही आपको समझने वाली बात है कि यहाँ से सबसे पहले ये सोडियम यहाँ से निकलता है, यहाँ से 3 क्लोरीन निकलता है, तो सोडियम और 3 क्लोरीन आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये हमारा सबसे पहले क्या बन जाते हैं, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे 3 मात्रा में सोडियम क्लोराइड ये हमारा बाहर निकल जाता है,
ठीक है, बात को समझे। यहाँ पे क्या है, 3 सोडियम 3 क्लोरीन से NaCl बनकर ये बाहर निकल गए। ठीक है, अब बताइए एक चीज आप याद रखिएगा, फिनॉल है तो ये OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 5 सिरा होते हैं, एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ये 5 सिरों पर हाइड्रोजन है, ये बात हमें दिमाग में रखना है। पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी इसीलिए। अब यहाँ पे होता ये है दोस्त, दूसरी काम ये हम करते हैं, दूसरी काम ये होता है यहाँ पे, या इसको हम छोटा कर लेते हैं। दूसरा काम ये होता है, अब दूसरा काम में समझिएगा, दूसरा काम में एक यहाँ से ये निकलता है, ध्यान से समझेंगे। दूसरे में यहां से क्या निकल रहा है, एक 2 हाइड्रोजन H2 और O, एक H2O यहां पे बन गया, ध्यान से समझेंगे, एक H2O एक यहां पे बन गया। दूसरा H2O बनाने के लिए देखिए, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे OH है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H, सबसे पहले H है और एक OH, तो जब OH AH जुड़ते हैं तो H2O बनता है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन, तो यहाँ से फिर OH और यहाँ से H मिलकर H2O बना दिए। तो इसका मतलब एक तो पहले से, एक तो यहाँ से मिल गया, ये वाला यहाँ से ये मिला है, और फिर इन दोनों को मिलाए हैं तो एक ये मिला है। तो इसका मतलब कितना हो गया दोस्त, तो इसका मतलब 2 जल के अणु भी हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2H2O, तो 2 जल के अणु भी बाहर निकल जाते हैं। अब इधर क्या बचा हुआ है, अब इधर अगर हम देखें, ये तो बाहर निकल गया है, ये तो बात आपको मालूम चल गया, ये निकल गया है। अब इधर ओनली बचा हुआ है, इधर ओनली ऑक्सीजन, ये बीच में गोले में बचा हुआ है एक ऑक्सीजन, और यहाँ से ये हाइड्रोजन हट गया है। तो अब यहाँ पे क्या बचा है, C बचा है और H बचा है, CH और ये O बचा हुआ है। तो CHO, ये CHO जो बचे हुए हैं यही जाकर इस हाइड्रोजन के पास जुड़ जाते हैं। तो अब ये मेन हमारा प्रोडक्ट बन गया, जो है यहाँ पे ये हमारा बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, CHO जुड़ जाता है। समझ रहे हैं, यहाँ का CH और एक ये O है, CHO है, तो यही CHO यहाँ पे जुड़ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो ये न्यूमेरिक, ये इतना इजी नहीं है, थोड़ा हार्ड है, ये मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि हार्ड है, बट समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहेंगे तो मैं एक बार और भी समझा दूंगा, परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले एक बार लिख देते हैं सभी का नाम। ये क्या है, ये हमारा है फिनॉल, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है, तो इसका नाम है एसिटिक एल्डिहाइड, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड, अब वो जल है। एक बार और मैं समझा दूं, तो देखिए कहा ये गया है कि जब यहाँ पे कहा गया फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, तो जब हम फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिटिक एल्डिहाइड मिलता है। एसिटिक एल्डिहाइड यहाँ पे मिल गया, और इसी अभिक्रिया को रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब रिएक्शन कैसे हुए ये समझिएगा। यहाँ पे 3 सोडियम है, 3 क्लोरीन से क्रिया कराकर 3 Cl मतलब NaCl बनकर बाहर निकल गए। दूसरी बात, यहाँ पर एक देखेंगे H2O, एक जल का अणु यहाँ पे बन रहा है, और एक यहाँ पे OH और यहाँ पे H, एक जल का अणु यहाँ पे बन रहा है। 2 जल के अणु बन रहे हैं, तो ये 2 जल के अणु बनकर बाहर निकल गए। अब केवल बचा हुआ था यहाँ पे, इधर इसमें केवल बचा हुआ था O, और इस वाले में बचा था CH। तो ये CH और यहाँ का O, तो CHO जो ये बना, यही CHO यहाँ पे H के जगह पर जुड़ जाते हैं। तो यही हमारा फिनॉल के साथ साथ CHO जुड़ जाता है, और इसी का नाम क्या है, एसिटिक एल्डिहाइड। इसी का नाम हम क्या देते हैं, एसिटिक एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है, इसी का नाम क्या देते हैं, एसिटिक एल्डिहाइड।
तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गई होंगी। एक बात मैं बता दूं आवश्यक, देखिए जो हम इस तरीके से कोष्ठ में ये सब हम बना रहे हैं, ये समझाने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं, आपको भूल कर भी एग्जाम में नहीं करना है, साफ सुथरा लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपनी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, एल्डोल संघनन। अब ये तो बात जानते ही हैं कि एल्डोल संघनन भी बहुत बार पूछा गया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो एल्डिहाइड, ध्यान से समझेंगे, दो एल्डिहाइड या कीटोन, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें या तो दो एल्डिहाइड ले या दो कीटोन ले, दो एल्डिहाइड या कीटोन आपस में क्षार की उपस्थिति में संयोग करते हैं, क्षार की उपस्थिति में संयोग करते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को एल्डोल संघनन कहते हैं, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, चलिए अब ध्यान से समझ लेते हैं। तो जब हम दो या तो एल्डिहाइड ले लें या दो कीटोन ले लें और उसकी क्रिया कराएंगे, तो सबसे पहले हम चलिए दो एल्डिहाइड लेकर ही हम समझा देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अब एक एक करके इसको हम समझा देते हैं एग्जाम्पल बेस्ड से। चलिए सबसे पहले दो एल्डिहाइड ले लेते हैं, एक है CH3CHO, तो ये एक दो कार्बन है, तो एसिटल डिहाइड, तो ये हमने एसिटल डिहाइड के दो अणु ले लिए। तो या तो हम यहाँ पे दो लिख दें या एक और हम यहाँ पे लिख देते हैं CH3CHO, तो ये हमारा एसिटल डिहाइड के दो अणु हो गया। और जब एसिटल डिहाइड के यहाँ पे क्या रहना है, दो एल्डिहाइड लें या दो कीटोन आपस में क्षार की उपस्थिति में संयोग करें। क्षार मतलब, क्षार का मतलब एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम दो एल्डिहाइड को किसी क्षार की उपस्थिति में संयोग करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ पे अब क्या बनता है, कैसे जुड़ता है ये समझ जाइए। तो यहाँ पे ये जुड़ता है ना, यहाँ से कुछ नहीं होता है, यहाँ से ये होता है कि यहाँ पे देखेंगे तीन हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन आकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो क्या बनेगा, अगर ऐसे होगा तो सबसे पहले CH3 है, ये CH3 तो लिख दिया हमने, फिर CH है तो फिर हमने लिख दिया CH, फिर यहाँ का H इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर C बचेगा तो फिर हम यहाँ पे C लिख देंगे, और यहाँ से एक ही ना हाइड्रोजन यहाँ पे गया है, इसका मतलब दो बचा हुआ है, तो ये फिर हम CH2 लिख देंगे, और फिर CHO है तो CHO लिख देंगे, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब फिर से अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको फिर से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब हम इसको फिर से गर्म करेंगे तो अब देखिए क्या निकलता है। जब हम फिर से गर्म करते हैं ना, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से OH निकलता है, OH निकलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलते हैं। तो देखिए यहाँ से OH निकला और यहाँ से एक दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकलेंगे, तो बताइए दो हाइड्रोजन है तो H2 लिख सकते हैं और एक ऑक्सीजन है तो O, मतलब क्या है कि यहाँ से OH, यहाँ से H निकल रहा है, मतलब H2O निकल रहे हैं। तो ये जो H2O निकल रहे हैं इसको साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं H2O, ठीक है। तो अब जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो लिखेंगे CH3, तो ये हम लिख देंगे CH3 है, फिर CH है तो CH लिख देंगे, OH तो निकल गया है, यहाँ से C और एक हाइड्रोजन निकल गया है तो CH ही न बचे, तो फिर हम लिख देंगे यहाँ पे CH, और उसके बाद CHO है तो यहाँ हम लिख देते हैं CHO, ठीक है। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो ये डबल बॉन्ड हमने बना दिया। तो अब इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है इसका नाम है 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। तो इसका नाम आप याद रखेंगे 2-ब्यूटेनॉल, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। और इसका नाम क्या है, ये हमारा एसिटल डिहाइड है, तो ये एसिटल डिहाइड क्या है, एक एल्डिहाइड ही है।
तो यहाँ पे यही कहा गया का जब दो एल्डिहाइड को किसी क्षार के साथ संयोग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखेंगे। आप चाहे ना तो इस रिएक्शन को यहाँ से लिखकर और यहाँ तक ही लिख देंगे तब भी आपका पूरा सही होगा, आगे ये ना भी लिखेंगे तो चलेगा, बट अगर कर देते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये अभिक्रिया यहाँ पे जाकर स्टॉप होती है, रुकती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट अपनी अभिक्रियाओं की ओर आते हैं, जो है क्रॉस एल्डोल संघनन। अब हम जानने वाले हैं क्रॉस एल्डोल संघनन, जो कि बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो अब क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो कह रहा है कि जब हम कार्बोनिल यौगिक के दो एक समान अणु को, जब हम कार्बोनिल यौगिक के दो एक समान अणु के बीच संगठन ना कराकर अलग अलग अणुओं के बीच संगठन कराया जाता है तो उसे मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। मतलब जब कार्बोनिल यौगिक हम लेंगे परंतु दोनों एक समान अणु नहीं होने चाहिए, दोनों जो कार्बोनिल यौगिक है एक नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो जब हम कार्बोनिल यौगिक को दो एक समान अणुओं के बीच संगठन न कराकर अलग अलग अणुओं के बीच संगठन कराएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मिश्रित एल्डिहाइड मतलब मिश्रित एल्डिहाइड कहते हैं। जैसे कि दो एल्डिहाइड कार्बोनिल यौगिक में से दो कोई भी ले लेंगे, जैसे कि कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड हम ले लेते हैं कोई भी, तो एल्डिहाइड में जैसे फॉर्मल्डिहाइड ले सकते हैं, एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं, तो ये दोनों अणु अलग अलग हैं। ठीक है, तो यही अगर हम करते हैं कार्बोनिल यौगिक में से एक हम ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड HCHO, तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अब फॉर्मल्डिहाइड दोनों फॉर्मल्डिहाइड नहीं लेना है, ठीक है, HCHO ले लेते, एक और HCHO हम नहीं लेंगे। हमें कह रहा है कि कार्बोनिल यौगिक में दो एक समान अणुओं के बीच संगठन ना कराकर, मतलब दोनों अणु एक जैसे नहीं होने चाहिए, अलग होने चाहिए। तो एक फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं और एक हम एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं, एल्डिहाइड ही तो है परंतु एक हम एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं CH3CHO, तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये एसिटल्डिहाइड हो गया। ठीक है, बट मैं इसको क्या करूंगा, मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा, क्योंकि इस तरीके से मैं लिखूंगा ना तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको थोड़ा स्ट्रक्चर को तोड़कर हम लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड को ले लेते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र हो जाएगा HCH और डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अब फॉर्मल्डिहाइड को हम एसिटल्डिहाइड के साथ क्रिया करा देंगे, तो एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है HCH2 और फिर हमारा C डबल बॉन्ड O और फिर नीचे H, तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये हमारा एसिटल्डिहाइड हो गया। तो जब हम फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को आपस में इस प्रकार क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है ये समझिएगा। यहाँ से केवल ये जो हाइड्रोजन है ये आकर यहाँ पे जुड़ जाता है इस ऑक्सीजन के पास, तो अगर जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले H है, फिर C है, फिर H है और ऊपर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। समझ रहे हैं, HH CH CH है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड था पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, OH हो गया। समझ रहे हैं, चलिए उसके बाद अब क्या बचेगा CH2, तो CH2 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 हम लिख देंगे, फिर यहाँ पे H मतलब फिर यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O है और नीचे H है, तो ये H हमने लिख दिया। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट यही हमारा बनता है बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है ना, तो इसी का नाम क्या है हमारा, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा एल्डिहाइड है मतलब एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड है और ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है।
तो ये जब हमारा फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड से क्रिया करता है तब बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार या तो समझ जाइए, या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल वे में इसको लिखना चाहें तो देखिए HCHO, ये यही तो है H, मतलब इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इसको HCHO। तो ये सिंपल वे में ये तो ऐसे लिख दीजिए, ऐसे देखिए ये H है, ये H, फिर C है तो C, फिर ये H है H और O है तो O, तो ये भी फॉर्मल्डिहाइड ही है। और उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड है। देखिए एक कार्बन, दो एक, तीन हाइड्रोजन है तो CH3 हो गया, फिर C है तो C, H है तो H, O है तो O, तो ये एसिटल्डिहाइड हो गया। तो जब फॉर्मल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड से हम क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है CH, मतलब OH, CH2, CHO, ये इस प्रकार हमारा बन जाता है। समझ रहे हैं। यहाँ से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, यहाँ से तीन हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन आकर यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाता है, इस वाले के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये O, ये जो O है, ये एक हाइड्रोजन आ गया H, तो ये OH ये आगे हम लिखेंगे, तो वही OH आगे लिख दिए। फिर यहाँ पे C है और दो हाइड्रोजन है तो CH2, फिर यहाँ पे अब क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन इधर आ गया है तो CH2 बचेगा, तो CH2, फिर CH है तो CHO हमने लिख दिया। समझ रहे हैं। तो यही तो हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ है। तो ये, या तो आप ये समझ में आ रहा है तो ये लाइन लिखिए, ये समझ में आ रहा है तो ये लिखिए, दोनों समझ में आ रहा है तो दोनों लिख दीजिए, बेटर रहेगा। चलिए फटाफट हम आगे बढ़ेंगे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब हम समझ लेते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो कि बहुत बार पूछा भी गया है, और इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या कहता है कि जब क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त व विषैले पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, और इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहली बात हमें कह रहा है कि जब हमें क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करना है, तो चलिए हम सबसे पहले प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म से पहले क्रिया कराते हैं। तो प्राथमिक एमीन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम प्राथमिक एमीन कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि हम C6H5NH2, तो ये हमारा एक, हमने एनिलीन यहाँ पे क्या ले लिया, प्राथमिक एमीन हमने ले लिया। ठीक है ना, तो ये हमने प्राथमिक एमीन ले लिया जिसका नाम है एनिलीन, तो ये हमने एनिलीन ले लिया। अब एनिलीन को हम क्या करेंगे, एनिलीन को क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, तो क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं। और हम एल्कोहलिक KOH के साथ भी क्रिया कराएंगे, तो एल्कोहलिक KOH को हम 3 मात्रा में KOH लेंगे, या तो यहाँ पे 3 लिख दें या यहाँ पे 3 बार लिख देते हैं, KOH इस तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने प्राथमिक एमीन लिया, इसको क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराया, और 3 मात्रा में हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने KOH मतलब एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया। अब जैसे ही हमने ऐसे लेकर क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या बनता है। अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये बनता है हमारा, यहाँ से सबसे पहले तो 3 मात्रा में, यहाँ से 3 मात्रा में ये पोटेशियम निकलता है और 3 मात्रा में ये क्लोरीन निकलता है। तो 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन, ये अगर तीनों आपस में क्रिया करते हैं, बात को समझ रहे होंगे तो आप लग रहा होगा, 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनता है, 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा ना, तो 3 KCl बन गया, 3 मात्रा में KCl बनकर बाहर निकल गया। उसके बाद अब हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद बात को समझिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से बात को समझिएगा, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन,
4 हाइड्रोजन, अब 5 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं। बात को समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन को 3H2 लिख सकते हैं, 3 दूना 6 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन भी है, 3 ऑक्सीजन को यहाँ पे लगा दें तो देखिए अभी भी 3 दूना 6 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से ये निकलते हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एक 4 हाइड्रोजन, एक 5 हाइड्रोजन, 5 नहीं एक 2 यहाँ पे है, तो 3 1 4 और 4 2 6 हाइड्रोजन है तो 3H2, और फिर 3 ऑक्सीजन है तो O लिख दिए तो 3H2O बन गए। तो ये 3H2O बनकर ये बाहर निकल जाते हैं, 3H2O ये बनकर बाहर निकल गए। अब यहाँ पे इधर तो कुछ नहीं बचा, इसमें देखेंगे तो ओनली यहाँ पे C बचा हुआ, ओनली C, और इधर क्या बचा हुआ है, C6H5N बचा हुआ है। तो यही हम लिख देंगे, यही हमारा अंतिम प्रोडक्ट बनेगा, C6H5, और यहाँ पे N और C है तो यही हमारा N, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है और C, तो ये हमारा बन गया। तो यही हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है जो है फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया। बताइए आपको समझ में आ गया या नहीं आया? अभी भी कहेंगे तो हम आपको समझा देंगे। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, हमने क्या किया है, हमने 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन से क्रिया कराकर KCl को बाहर निकाल दिया। दूसरा हमने काम किया है कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, कौन कौन सा, 1 2 3 4 और 4 2 6 हाइड्रोजन है तो 3H2 लिख सकते हैं, और 3 ऑक्सीजन है तो O हमने यहाँ पे लिख दिया तो 3H2O बन गया। तो 3 जल के अणु भी बाहर निकल गए। अब उसके बाद बचा क्या, बचा यहाँ पे यही है, उसके बाद बचा यहाँ पे ये है C6H5, और उसके बाद C6H5 और यहाँ पे N एक है तो C6H5N, और ये C है तो C6H5NC यहाँ पे बन गया। इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया है। आशा करता हूँ फेनिल आइसोसाइनाइड समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एनिलीन। तो एनिलीन हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा है क्लोरोफॉर्म, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। रिएक्शन को लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, हो गया। चलिए, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा एक रिएक्शन आने वाला है, ये मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है, बट जितना इम्पोर्टेंट है ना उतना ही हार्ड रिएक्शन है और स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता, इसलिए इसको तोड़कर फिर हम समझाएंगे। बट मैं यही कहूँगा दोस्त, ध्यानपूर्वक समझिएगा, नहीं समझेंगे नहीं आएगा। क्या कह रहा है, जो है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या इसका नाम है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। यहाँ पे कह रहा है कि जब हम एथिल एल्कोहल अथवा कह रहा है एसिटल्डिहाइड, या यहाँ पे अथवा कह रहा है एसीटोन, तीनों में से कोई एक हमें लेना है। या तो एथिल एल्कोहल ले लें, या एल्डिहाइड ले लें, या एसीटोन ले लें। तीनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, आयोडीन के साथ और क्षार के साथ क्रिया कराएंगे। तो जब कराएंगे तो पीले रंग का एक आइडोफॉर्म हमें प्राप्त होगा, और इसी अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहेंगे। तो तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, एल्कोहल ले, एल्डिहाइड ले, या कीटोन ले। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल लेकर हम यहाँ पे क्रिया कराते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रिएक्शन लिख देते हैं, समीकरण, और समीकरण में हम क्या ले लेंगे, एल्कोहल ले लेंगे। तो एल्कोहल में हम ले लेते हैं एथिल एल्कोहल, C2H5OH। तो ये हमने एथिल एल्कोहल ले लिया। अब एथिल एल्कोहल को हम क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल को हम आयोडीन से क्रिया कराएंगे। एल्कोहल मतलब एल्कोहल या एल्डिहाइड या एसीटोन में से कोई एक हमने ले लिया यहाँ पे एथिल एल्कोहल। अब इसको आयोडीन के साथ और क्षार के साथ क्रिया कराएंगे। आयोडीन जो है तो आयोडीन I2 हमने ले लिया,
परंतु इसकी 4 मात्रा में हमें लेना है। तो या तो यहाँ पे 4 लिख दें, या हम इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, आयोडीन है तो I2 है ना, आयोडीन का सूत्र होता है I2, तो I2 को I सिंगल बॉन्ड I लिख सकते हैं, 2 आयोडीन। तो इस तरीके से हमें 4 बार लिखना पड़ेगा। फर्स्ट हो गया, फिर सेकेंड हो गया, फिर हमारा फोर्थ हो गए, थर्ड हो गया, और ये हमारा फोर्थ हो गया। तो 4 मात्रा में आयोडीन ले लिया। अब हमें इसको क्षार के साथ क्रिया कराना है, तो क्षार हम यहाँ पे लेंगे। एक क्षार हम कौन ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अच्छा क्षार है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। और इसके कितने अणु लेंगे, इसके हम ले लेंगे 6 अणु। तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, 3, और इसकी 6 मात्रा में हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4, 5 और 1, 6। तो ये 6 मात्रा में हमने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया। ठीक है, अब इसकी हम क्रिया कराते हैं। ठीक है, अब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से नहीं समझेंगे नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम अगर क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ से सबसे पहली बात, ये इतना निकलता है, क्या निकला, यहाँ पे 3 आयोडीन निकले हैं। और यहाँ से क्या निकलता है, एक C निकलता है, एक H निकलता है। तो CH यहाँ से निकले, यहाँ से 3 आयोडीन निकले। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, CHI3 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं CHI3। ठीक है, इतनी बात समझ के उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा आइडो फॉर्म बन गया है, CHI3, तो आइडो फॉर्म बन गया। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनना था, ये हमारा बन गया, आप समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें आप समझिएगा, इसमें आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, पहले समझिएगा। यहाँ से एक CH निकल गए हैं, HC निकल गए हैं, तो अब यहाँ पे क्या बचा है, तो यही हम लिख देते हैं यहाँ पे कि आपको याद रहेगा। इधर केवल बचा हुआ है C, यहाँ पे है 4 मात्रा में हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH है। ये आप याद रखिएगा साइड में कि हमने लिखा हुआ है, इतना ही अब बचे हुए हैं इधर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे होता है यहाँ पे कि 5 मात्रा में यहाँ से सोडियम निकलते हैं। ठीक है, यहाँ से 5 मात्रा में यहाँ से सोडियम निकलता है, और यहाँ से 5 मात्रा में ये आयोडीन निकलते हैं। ये 5 मात्रा में आयोडीन निकलते हैं, इस टाइप से कर देते हैं, समझ रहे हैं। देखिए 3 मात्रा में यहाँ पे निकल गए हैं, यहाँ से CH निकला है, तो ये तो पहले निकल गए हैं। अब बचा क्या है, 1 2 3 4 5 आयोडीन बचे हुए हैं, ये 5 सोडियम से क्रिया करा लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, 5 मात्रा में 5 सोडियम आयोडीन से क्रिया करा लेते हैं, तो सोडियम आयोडीन बन गया ये हमारा। इतनी बात समझ के अब देखिए, अब ये जो हमारा इतना निकल गया है, अब यहाँ पे बचा क्या है अब यहाँ पे समझने वाली बात है। अब तीसरा हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ से 6 हाइड्रोजन, यहाँ से सबसे पहली बात 6 हाइड्रोजन निकलते हैं। यहाँ से 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। और यहाँ से अब यहाँ से 4 हाइड्रोजन यहाँ से ले लेते हैं, इसमें से यही ना बचे हुए हैं, तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन ले लिए। तो 6 हाइड्रोजन और 6 और 4 10 हाइड्रोजन हो गए। 10 हाइड्रोजन को 5H2 लिख सकते हैं, 5H2 बताइए, 5H2 मतलब 5 दूना 10 लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 6 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नहीं लेंगे हम, 5 ही लेंगे, मतलब यहाँ तक 1 2 3 4 5 इस ऑक्सीजन को ले लेते हैं और यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 5 दूना 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यही हमारा 5H2O, ये 5 जल के अणु बाहर निकल गए। तो अब यहाँ पे हमारा बचा क्या है, अब यहाँ पे बचा क्या है ये समझिएगा। अब हमारा केवल बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है C बचा हुआ है,
H बचा हुआ है, O बचा हुआ है, यहाँ पे सोडियम बचा हुआ है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, केवल यही बचे हुए हैं। तो ये बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप ही से मैं पूछ रहा हूँ। अगर हम चाहें तो H लिख सकते हैं, पहले हाइड्रोजन है तो H लिख दिए, फिर ये C है तो C लिख सकते हैं, फिर ये O है तो O लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे भी देखिए एक ऑक्सीजन है तो इसको भी हम लिख सकते हैं, और ये सोडियम है तो N लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट बन गया। तो यही इन सभी को यहाँ के HOH और सोडियम ऑक्सीजन ये सब मिलकर सोडियम फॉर्मेट बनते हैं। तो यही हम यहाँ पे लिख देते हैं HCOONA। तो ये हमारा सोडियम फॉर्मेट बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बना हुआ है, मेन प्रोडक्ट है आयोडोफॉर्म। ठीक है, आयोडोफॉर्म बन गया। तो अभी तक आपको अब आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार और भी समझा दूंगा। यहाँ पे हमें कहा गया था कि कोई भी एल्डिहाइड ले, एसीटोन ले, या हम ले लें एल्कोहल, तो हमने एल्कोहल ले लिया। अब एल्कोहल को हमें आयोडीन के साथ और किसी भी क्षार के साथ क्रिया कराना था। तो जब क्रिया कराते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है, और इसी अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। यही बात हमने यहाँ पे लिखा है। अब दूसरी बात आ जाता है समझाने के लिए। तो ये हमने एल्कोहल ले लिया, आयोडीन के हमने 4 अणु ले लिया। तो आयोडीन I2 हम इस तरीके से लेते हैं, इसका 4 अणु लेंगे तो इसका मतलब 4 दूना 8, 8 आयोडीन होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आयोडीन हमने ले लिया। फिर यहाँ पे देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के 6 अणु लेने थे। तो 1 2 3 4 5 6 हमने इस तरीके से ले लिया। तो इस तरीके से लेकर अब हमने पहले काम क्या किया है, यहाँ से C, यहाँ से H, यहाँ से CH निकाला है, यहाँ पे 3 आयोडीन, तो CHI3 ये बाहर निकल गए हैं। उसके बाद अब इधर क्या बचा, एक C बचा है, ये 4 हाइड्रोजन बचे हैं, OH बचा हुआ है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया था। दूसरा हमने काम किया है कि यहाँ से सोडियम 5 और 5 आयोडीन निकले हैं, तो सोडियम आयोडीन निकल गए हैं। उसके बाद हमने अगला काम किया कि यहाँ से 6 हाइड्रोजन और यहाँ का 4 हाइड्रोजन, 6 4 10 हाइड्रोजन और यहाँ के 5 ऑक्सीजन मिलकर, तो यही हमारे 5 मात्रा में जल के अणु निकल गए हैं। अब बचा ओनली हमारा प्रोडक्ट है एक कार्बन और एक OH, यहाँ पे सोडियम एक ऑक्सीजन। तो इस वाले सबसे पहले हाइड्रोजन को लिखा, फिर कार्बन को, फिर इस ऑक्सीजन, फिर यहाँ का ऑक्सीजन, फिर सोडियम है तो सोडियम। तो ये सोडियम फॉर्मेट बना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं बता दूँ, ये हमने इस तरीके से बड़ा था, समझाने के लिए हार्ड पड़ता है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। अब आप इसको चाहें तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं। एक लाइन में कैसे लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, C2H5OH, इस तरीके से लिख लीजिए। आयोडीन है तो यहाँ पे 4 मात्रा में I2, इस तरीके से लिख दिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ले लेंगे, और इसका 6 मात्रा में लेना है तो आगे 6 लिख दीजिए, फिर इसको आगे बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे आयोडीन CHI3 है तो CHI3 लिख देते हैं। फिर 5 मात्रा में सोडियम आयोडीन बचा हुआ है, फिर 5 मात्रा में जल के अणु बने हुए हैं, फिर HCOONA सोडियम फॉर्मेट बना है, तो ये बना हुआ है। तो यही हमारा मेन प्रोडक्ट एक लाइन में भी लिख सकते हैं या इस तरीके से समझाकर लिख सकते हैं। अब बताइए, इसमें हम इस तरीके से समझाते तो आपको नहीं ना समझ में आता, इसलिए तोड़कर हमने समझाया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा अब हमें फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा हमें फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है भैया, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। अब कह रहे हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया CO और HCl के मिश्रण से कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। इसी को हम गाटरमैन कोच अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारा क्या यहाँ पे बनता है ये हम समझ लेते हैं, ठीक है, बात को समझिएगा। यहाँ पे क्या कराना है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कराना है। तो यहाँ पे अब हम बेंजीन की क्रिया करा लेते हैं। तो बेंजीन रिंग हम इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है, ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया। अब बेंजीन रिंग को हमें किससे कराना है, CO और HCl से हमें कराना है, CO HCl से कराना है।
तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या हमारा बनता है, CO और HCl से कराएंगे ना, तो यहाँ पे ये होता है हमारा, देखिए ये हाइड्रोजन आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आ जाएगा तो देखिए ये सबसे पहले यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये HCl, ये हमारा H और Cl ये बनकर बाहर निकल जाते हैं। सबसे पहले समझिएगा, एक हाइड्रोजन एक Cl बनकर ये HCl बनकर ये तो बाहर निकल गए, ठीक है। उसके बाद ये बेंजीन रिंग है, तो ये हमने बेंजीन रिंग बना दिया, बेंजीन रिंग हमने बना दिया। और उसके बाद ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे C है, ये H आ जाएगा, O है तो CHO हो जाएगा। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट ये हमारा बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और ये हमारा क्या है, बेंजीन है। चलिए, तो यही हमसे कहा गया था, और यहाँ पे किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में हमें कहा गया था कि AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया CO और HCl के मिश्रण के साथ कराई जाती है, तो हमें क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन-कोच अभिक्रिया कहते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। आगे अब हम देख लेंगे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया देख लेते हैं क्या होता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक अम्ल एमाइड को द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराकर प्राथमिक एमीन बनाते हैं, इसे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो जब हम एलिफेटिक या एरोमेटिक अम्ल एमाइड को हम लेकर और ब्रोमीन के साथ हम कास्टिक पोटास की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ये हमारा बनेगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि एलिफेटिक, ध्यान से समझेंगे, हम सबसे पहले इस अभिक्रिया में क्या लेते हैं, एलिफेटिक या एरोमेटिक अम्ल एमाइड को ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, तो एलिफेटिक या एरोमेटिक अम्ल एमाइड को हम ले लेंगे। एलिफेटिक या एरोमेटिक अम्ल एमाइड को हमने ले लिया, और इसको क्या करेंगे, द्रव ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, द्रव ब्रोमीन Br2 के साथ क्रिया कराते हैं। और कास्टिक पोटास यहाँ पे कह रहा है, कास्टिक पोटास को हम KOH करते हैं, तो कास्टिक पोटास के साथ भी हमें क्रिया कराना है। और कास्टिक पोटास के हम 4 अणु ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम इस तरीके से KOH, यहाँ पर एक KOH, कास्टिक पोटास के हम 4 अणु ले लेते हैं। तो यहाँ का पहला KOH, दूसरा KOH, तीसरा KOH और चौथा KOH, ये 4 मात्रा में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने ले लिया। तो अब ऐसा हम करते हैं तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं, यहाँ से केवल ये जो CO है ये बाहर निकल जाता है, तो बनेगा क्या, CH3 CH2 NH2। तो यही हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है, CH3 CH2 और NH2। ये हमारा क्या बन गया, एथिल एमीन बन गया। तो ये हमारा एथिल एमीन मेन प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद दूसरा, अब ये CO कहा गया अभी हम बताएंगे। सबसे पहले CH3 CH2 NH2 ये हमारा बन गया। उसके बाद यहाँ से 2 हमारा पोटेशियम निकलते हैं और 2 ये ब्रोमीन से क्रिया कर लेते हैं। तो 2 पोटेशियम 2 ब्रोमीन से क्रिया कर लेंगे तो KBr बन के 2 KBr बन के बाहर निकल गए। तो अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे ध्यान से समझ रहे होंगे आप, तो अब यहाँ पे क्या बचा है ये समझ जाते हैं। अब यहाँ पे बचेगा क्या, ध्यान से समझेंगे। यहां से एक ये जल के अणु हो गए और दूसरा जल के अणु हो गया ये, ठीक है। एक H2O एक H2O, 2 जल के अणु हो गए ना, 2 जल के अणु। तो ये 2 जल के अणु को हम क्या लिख देते हैं, 2 जल के अणु को 2H2O लिख देते हैं। समझ रहे हैं, एक जल के अणु यहाँ से, एक जल के अणु, 2 जल के अणु भी निकलेंगे तो ये बाहर निकल गए। अब इधर क्या बचे हुए हैं, इधर 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं इसमें, और इसमें क्या बचा हुआ है, यहाँ पे CO बचा हुआ है, यही ना बचे हुए हैं, और 2 पोटेशियम भी बचे हुए हैं।
तो 2 पोटेशियम को क्या लिख सकते हैं, K2 लिख सकते हैं, 2 पोटेशियम को K2 लिख सकते हैं, K2। और उसके बाद CO है तो C लिख दिए। ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन को CO3 लिख सकते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट हमने लिख दिया यहाँ पे। यही तो हमारा इतना ये बनेगा। ये हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बना, क्या है, प्राथमिक एमीन है जिसका नाम है एथिल एमीन। ये हमारा प्राथमिक एमीन बन गया, ठीक है ना। तो ये आप हमारा मतलब इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है। इसका नाम भी आप याद रखेंगे, प्रोपियोनेमाइड, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट आगे। अगला हमारा 12th नंबर क्वेश्चन आता है, रोजेमुंड अभिक्रिया। बहुत बार पूछा गया है रोजेमुंड अभिक्रिया क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब एसिड क्लोराइड को उबालते, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं एसिड क्लोराइड को उबलते विलयन में उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, परंतु उत्प्रेरक ब्रोमाइड सल्फेट में निलंबित पोटेशियम चूर्ण होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी को रोजेमुंड अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि एसिड क्लोराइड को हम ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमें कह रहा है कि एसिड क्लोराइड को लेंगे और उसके बाद हम एसिड क्लोराइड को लेंगे और उबलते विलयन में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। तो सबसे पहले इसी के साथ ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले एसिड क्लोराइड हम ले लेंगे, तो एसिड क्लोराइड हम ले लेते हैं। तो एसिड क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। तो एसिड क्लोराइड हमने ले लिया। अब एसिड क्लोराइड को उबलते विलयन में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे। तो ये हाइड्रोजन गैस है, तो या तो हाइड्रोजन को H2 लिख दें या H और सिंगल बॉन्ड H, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझाने के तौर पे हम बता रहे हैं आपको। इसको PD के साथ या BaSO4 के साथ हम क्रिया कराते हैं। तो अब ध्यान से समझेंगे, कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से इतना ये बाहर निकलता है, एक हाइड्रोजन एक Cl, तो HCl बनकर ये बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन एक Cl बनकर HCl बनकर बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा, CH3C, और ये जो हाइड्रोजन है ये आकर यहाँ पे जुड़ जाता है, समझ रहे हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आकर CO के बीच में जुड़ जाता है। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CHO, ये हमारा क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पे क्या रहा ना कि एक एल्डिहाइड बनता है, तो यही हमारा एसिटल्डिहाइड बन गया। एसिटल्डिहाइड, यही हमारा क्या है, रोजेमुंड अभिक्रिया। तो ये क्या है, एसिटल क्लोराइड, ये एसिटल क्लोराइड है। यहाँ पे एसिड क्लोराइड लिख दिया गया है, एसिटल क्लोराइड लिख दीजिएगा, एसिटल क्लोराइड। तो जब एसिटल क्लोराइड को उबलते विलयन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें एल्डिहाइड, एक एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है और इसी अभिक्रिया को रोजेमुंड अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना ही लिख दीजिएगा, ज़्यादा इतना सब मतलब एक्सप्लेन हमने ज़्यादा कर दिया है, बट किताबी लैंग्वेज पे जाएंगे तो दिमाग चकरा जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगर हम थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्त, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता, मोबाइल कब हमारा ऑफ हो जाए कोई नहीं जानता, ठीक है ना, क्योंकि मोबाइल हमारा चार्ज है नहीं। चलिए अगला कह रहे हैं कि जब एल्काइल हाइलाइड के, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं बुटस अभिक्रिया। अब बुटस अभिक्रिया क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो जब एल्काइल हाइलाइड के दो अणु को, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब एल्काइल हाइलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, इसे बुटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ लेते हैं,
इसका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के रूप में समझाते हैं। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को RH से हम दर्शाते हैं। तो एल्काइल हैलाइड के 2 अणु ले लेंगे, तो 2 हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया। एल्काइल हैलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं। अब सोडियम धातु भी हम 2 ले लेते हैं, एक सोडियम ये, एक सोडियम ये। सोडियम धातु के 2 अणु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से इतना ये बाहर निकलता है। 2 सोडियम 2 हाइलाइड से क्रिया करके बाहर निकल जाएंगे। तो ये 2 सोडियम 2 हाइलाइड से क्रिया निकलेंगे तो सोडियम हाइलाइड बन जाएंगे। तो ये निकल गया। अब बचा R बचा हुआ है, तो ये R सिंगल बॉन्ड R बन गया। यही हमारा क्या है, यही है हमारा एल्केन। तो यही तो एल्केन ही तो कह रहे थे, एल्केन बनाना। ये हमारा क्या है, एल्काइल हाइलाइड है। तो जब एल्काइल हाइलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, एल्केन बनता है। और इस अभिक्रिया को बूटस अभिक्रिया कहते हैं। इस पर एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि CH3Cl। ठीक है, ये हमने क्लोरोमेथेन ले लिया और इसको सोडियम धातु के साथ हम इसकी क्रिया करा देते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। ये 2 सोडियम 2 क्लोरीन से क्रिया कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 सोडियम 2 क्लोरीन से क्रिया कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनकर बाहर निकल गए। यहाँ पे CH3 बन गया। तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये हमारा बन जाएगा। और इसी को कहते हैं एथेन। ये हमारा क्या बन गया है, एथेन बन गया है। और ये सोडियम क्या है, क्लोरोमेथेन है, क्लोरोमेथेन। देखिए राइटिंग पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं समझाने पर फोकस कर रहा हूँ। बहुत जल्द चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मुझे तो डर भी लग रहा है, अब पता नहीं कब मोबाइल ऑफ हो जाए, मैं नहीं जानता। ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे दोस्त। उलेमान अभिक्रिया। अब उलेमान अभिक्रिया क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। बीच में अगर मोबाइल ऑफ हो जाए तो आप परेशान नहीं होइएगा, लगभग हमने कंप्लीट कर ही लिया है। और 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। हालांकि 20 हम बताने वाले थे, तो 20 में आपको 16 इंपॉर्टेंट थे, 16 ही बताना था। 14 पर पहुंच गए, 2 और बचे हुए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जब आयोडोबेंजीन को एक बंद नली में कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो डाइफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को उलेमान अभिक्रिया कहते हैं। अब उलेमान अभिक्रिया किसे कहते हैं तो समझ लेते हैं जी। आयोडोबेंजीन को हम लेंगे, एक बंद नली में कॉपर चूर्ण के साथ क्रिया करेंगे। तो आयोडोबेंजीन को हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो आयोडोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5I, आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन को हम क्या करेंगे, कॉपर चूर्ण के साथ हम क्रिया कराएंगे। तो कॉपर चूर्ण को हम CO, कॉपर चूर्ण के साथ हम क्या कराएंगे, कॉपर चूर्ण के साथ क्रिया कराएंगे। तो आयोडोबेंजीन हम लेंगे ना, तो आयोडोबेंजीन के 2 अणु लेंगे। तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, या तो यहाँ पे लिख दीजिए आयोडोबेंजीन यहाँ पे लिख दिए, एक और यहाँ पे हम लिख देते हैं C6H5I, ऐसे लिख सकते हैं। आयोडोबेंजीन के 2 अणु ले लिए और कॉपर के भी हमने 2 अणु ले लिए। और जब इन दोनों को हम आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे ये बनता है हमारा, देखिए यहाँ से 2 कॉपर निकलते हैं और यहाँ से 1 आयोडीन और 1 आयोडीन, 2 ये आयोडीन। तो 2 कॉपर 2 आयोडीन से क्रिया कर लेते हैं, तो यहाँ पे CuI बन जाते हैं, कॉपर आयोडीन बनकर बाहर निकल जाते हैं 2 अणु। अब बचा क्या, C6H5, फिर C6H5 बचा। तो ये यहाँ पे C6H5 और C6H5 बन गया। इसी को कहते हैं डाइफेनिल, ठीक है। और ये क्या है, आयोडोबेंजीन। ये हमारा क्या है, आयोडोबेंजीन है। तो मैं आशा करता हूँ